टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। इसमें दो केसेस हैं हमारे पास। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ हमारे पास केस नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर देखें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आपको टेंशन फाइंड करना है, दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन, और वो स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करनी है। अब टेंशन और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल पहले हम इसको एक जनरल वे में देखते हैं। अगर मैं एक स्ट्रिंग की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बांध देता हूँ, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा मैस m का, उसको ज़मीन नीचे की जानिब अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं? ऑफ कोर्स खींचेगी, जिसकी वजह से उसका जो वेट होगा वो w के इक्वल आ जाएगा। उसका वेट क्या होगा? w के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये जो फोर्स होगी जिसके जो उसको ज़मीन की जानिब खींच रही होगी, हमने उसको रस्सी से बांधा हुआ है। जितनी फोर्स नीचे की जानिब लग रही है उतनी ही फोर्स उस रस्सी में ऊपर की जानिब भी लगेगी, और रस्सी में जो ऊपर की जानिब फोर्स लग रही होगी उस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे? टेंशन का नाम दे देंगे। नीचे की जानिब जो फोर्स है वो है वेट। वो वेट किस वजह से है? वो है वेट इज इक्वल टू mg। यानी कि एक तो मैस तो उसका है ही, साथ में क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जितनी फोर्स नीचे को लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लगेगी, डैट इज़ नोन एज अ टेंशन। अब हमने ये देखना है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, दो बॉडीज़ हैं, वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, उनका हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, टेंशन भी फाइंड करना है, और वो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो फ्रिक्शनलेस पुली के साथ बांधे हुए होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ओनली डायग्राम्स आपको समझनी है। ये आपके पास एक पुली आ गई और फ्रिक्शनलेस पुली आ गई, और इस फ्रिक्शनलेस पुली के साथ दो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे फैसन कर देता हूँ, बांध देता हूँ। ठीक है, एक जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये आ गया यहाँ पे, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास वो यहाँ पे आ गया। दोनों में फ़र्क है। जो आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने, ऑब्जेक्ट ए। जो ऑब्जेक्ट ए है मैंने वो क्या बनाया? थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। जो ऑब्जेक्ट बी है वो मैंने क्या बनाया? थोड़ा सा छोटा बनाया। अब देखो ज़रा, ऑब्जेक्ट ए बड़ा बनाया है तो जारी बात है उसका मैस ज़्यादा होगा। मैस ज़्यादा है, वो थोड़ा नीचे की जानिब भी आया हुआ है, झुका हुआ है। और जो दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसका मैस कम है, वेट भी कम है, इसी वजह से वो ऊपर की जानिब भी है। ठीक है, अब देखें, अब ये नीचे की जानिब मूव क्यों कर रहा है? यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ है? नीचे की जानिब हुआ ना, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट बी है, जितनी फोर्स के साथ ये नीचे को मूव करेगा उतनी ही फोर्स के साथ जो ऑब्जेक्ट बी होगा ये किस तरफ मूव करेगा? ऊपर की जानिब मूव करेगा, क्योंकि दोनों किससे बंधे हुए हैं? पुली से बंधे हुए हैं। सही है। सो एक्सेलरेशन जो है वो एक एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, दूसरा एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट बी का एक्सेलरेशन दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो ए है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट ए का एक स्पेसिफिक मैस होगा, डैट इज़ अ मैस m1। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट बी होगा, ऑब्जेक्ट बी का भी एक स्पेसिफिक मैस होगा, और ऑब्जेक्ट बी का जो स्पेसिफिक मैस होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे m2 का नाम दे देंगे। सो m1 आ गया, m2 आ गया, मैस उसका। अब m1 जो होगा, मैंने कहा था कि m1 को नीचे की जानिब मूव कर रहा है ना, क्योंकि उसको फोर्स खींच रही है w। तो ये आपके पास आ गया बेटा W1। मैस M1 के ऊपर जो फोर्स उसको खींचेगी वो कौन सी होगी? W1। M2 के ऊपर कौन सी होगी? W2 लग रही है। अब अगर नीचे की जानिब फोर्स लग रही है तो ऊपर भी तो फोर्स लगेगी ना, और उसको हमने क्या नाम दिया था? टेंशन का नाम दिया था। तो यहाँ पर देखें, इस रस्सी के अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग में भी टेंशन है, इस स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन मौजूद है इधर वाली साइड पर। अब दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर मैं मैस m की बात करता हूँ तो जो मैस m है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव किया है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो नीचे वाली फोर्स है वो ज़्यादा है, और ऊपर वाली फोर्स क्या है? सही है ना, नीचे अगर मूव किया है तो इसका मतलब नीचे फोर्स ज़्यादा है, इसी वजह से वो नीचे को गया है। इधर वो ऊपर को मूव किया है क्योंकि उसकी ऊपर वाली टेंशन ज़्यादा थी, लेकिन जो W था वो क्या था? कम था। अब हमने यहाँ पर पहली बात ये फाइंड करना है कि वो कितनी फोर्स है जिससे ये नीचे आया है। पहले हम देखें, मैस जो m1 ऑब्जेक्ट A है ये नीचे की जानिब आया है, तो हमने पहले ये फाइंड करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है A जिसका मैस है m1 वो नीचे इसलिए आया है क्योंकि उसकी जो फोर्स W1 है वो थी ज़्यादा और टेंशन थी कम। अब हमने ये जानना है, अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि वो कितनी कम थी या कितनी ज़्यादा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कर ले, मैं कहता हूँ जो W थी मेरे पास, जो फोर्स थी वो मेरे पास थी 10 और जो टेंशन थी वो मेरे पास थी 6। अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि कितने का डिफरेंस है तो मैं क्या करूँगा, W में से T माइनस कर दूँगा, W माइनस T, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ना, कितनी फोर्स है वो नीचे आया। तो सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी यही कुछ डेरिवेशन करनी है। पहले डेरिवेशन में हमने क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि फोर्स ऑन किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वेरी गुड, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो ऑब्जेक्ट ए के ऊपर हमने फोर्स देखनी है। इधर देखो मैं यहाँ पर बाकायदा लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ F, फोर्स आ गई। उस फोर्स को कैसे फाइंड कर सकता हूँ, W माइनस टी से, राइट, ऐसी है ना। अब यहाँ पर जो W है वो क्या है, W1, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 को देख रहा हूँ ना, तो W आ गया 1, T तो वैसे ही आ गया। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स होगी, अगर M1 है तो फोर्स भी तो F1 होगी, क्योंकि M2 होगा तो फोर्स भी F2 हो जाएगी। अब एक सिंपल से हमारे पास कुछ डेरिवेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ के, डैट इज़ F इज़ इक्वल टू एम ए, और W किसके इक्वल होता है, एम जी के, W इज़ इक्वल टू एम जी। अगर मैं F की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दूं, हम इसको ज़रा मज़ीद सिंपल करते हैं। बेटा आप इधर वाली ये चीज़ बेशक भूल जाएं, ये वाली जो मैंने इधर लिखी हुई है, सही है। चलें हम इसको रेज़ कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ कंफ्यूज ही ना करे। हमने सिंपल वो फोर्स फाइंड करनी है जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट नीचे की जानिब मूव करके गया था, राइट। और मैंने बताया था कि वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अगर वो 10 है तो 6 है, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो जो चीज़ ज़्यादा बड़ी होगी जिसकी वैल्यू वो पहले लिखनी है, और जो कम होगी वो बाद में लिखनी है। तो बड़ा जो था वो W1 था ना, जिसकी वजह से वो नीचे आया, तो वो बड़ी थी, वो हमने पहले लिख ली। अब हम ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं। F1 अगर लिखूंगा तो M1 आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों में ए है ना, सेम है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर W1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। लेकिन G ग्रेविटेशन तो सब पे एक जैसा लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं F1 की जगह पे आ जाएगा M1 A इज़ इक्वल टू M1 G माइनस T। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गई। समझ में आ गया कैसे बनी। यहाँ से डायग्राम से हमने बनाई है। कोई पॉइंट यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया हो, समझ आ गई सारी। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह से हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, इसके ऊपर भी तो अप्लाई करना चाहिए ना, हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा ये ऑब्जेक्ट नीचे की जानिब ए मूव करके गया क्योंकि W1 ज़्यादा था और T कम था, इसी वजह से ये नीचे आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो B है ये ऊपर मूव इसलिए करके गया क्योंकि इस सूरत में क्या चीज़ ज़्यादा थी, टेंशन ज़्यादा थी, लेकिन W2 क्या था, कम था, इसी वजह से वो ऊपर गया है। अगर मैं फोर्स फाइंड करना चाहूँ कि कितना टेंशन ज़्यादा था B ऑब्जेक्ट पे, कितना टेंशन ज़्यादा था जिसकी वजह से वो ऊपर मूव करके गया, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, यही प्रोसीजर होगा ना। तो मैं फोर्स फाइंड करना चाहूँगा कि कितनी फोर्स के साथ वो ऊपर मूव करके गया, लेकिन इस बार फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, 2 पे, तो F2 लिखूँगा। बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, टेंशन, जिसकी वजह से वो ऊपर गया। तो इस बार मैं W के बजाय पहले क्या लिखूँगा, T लिखूँगा, क्योंकि T ज़्यादा है ना, T की वजह से वो ऊपर गया है। माइनस क्या आ जाएगा, माइनस W, लेकिन W क्या होगा, 2 होगा। इस बार अगर F2 है तो M क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह W2 है तो M भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखते हैं F2 की जगह पे M2 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू T माइनस M2 आगे, वेरी गुड। चलिए हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को बहुत ही समझदारी से देखना है ताकि हम इसमें से एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों को फाइंड कर सकें, और हमने ये खुद अंदाज़ा लगाना है कि हम कैसे कर सकते हैं। देखें ज़रा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखते हैं तो दोनों इक्वेशंस में देखें एक्सेलरेशन है कि नहीं। और फ़र्ज़ करें अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, ऐड करने से एक्सेलरेशन माइनस हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। हम एक्सेलरेशन को कॉमन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक छोटा सा आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ ऐसे, M1A प्लस M2A,
तो मुझे बताएं इन दोनों में से जो कॉमन है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बाहर कॉमन ले सकता हूँ ना? अगर मैं एक्सेलरेशन कॉमन ले सकता हूँ तो मेरे पास जारी बात है जो मुझे चाहिए एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अब चलें लिखवाते जाएं, फिर ऐड करते हैं हम इसको m1 a प्लस, ये दूसरा मैं ब्लैक से लिखता जाता हूँ, m2 a इज़ इक्वल टू m1 g माइनस टी, आगे प्लस टी माइनस m2g। यहाँ पे पहली चीज़ देखें, प्लस टी और माइनस टी टेंशन कैंसिल हो रहे, तो काटो फिर इसको, ये हो गए हमारे पास ये कट। अब बाकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, m1 a प्लस m2 a इज़ इक्वल टू, आगे लिखवाएं, m1 g माइनस m2g। वेरी गुड। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा, ऑफ कोर्स। चले मैं एक्सेलरेशन मैंने बाहर ले लिया, ये लें एक्सेलरेशन बाहर आ गया दोनों क्वांटिटीज़ में से। अब मुझे लिखवाएं क्या बचा, m1 प्लस m2। इधर वाली साइड पर देखें, इधर वाली साइड पर क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, g कॉमन ले लिया, चलें जी ले लेते हैं फिर g कॉमन। अच्छा अब मुझे बताएं फिर इधर क्या आ गया, m1 माइनस m2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्सेलरेशन इधर रहने दूंगा तो बाकी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो मैंने भी ऐसा ही किया, एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे रखा, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, इधर वाली साइड पे क्या है, m1 माइनस m2, ऐसे। फिर यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड m1 प्लस m2, और साथ में ये देखें ये g जो था यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। हैंस हमारे पास जो ये केस है वो हाफ सोल्व हो गया, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है? ओके अब हम फिर दूसरी तरफ चलें। हमारे पास ये दो इक्वेशंस होना ज़रूरी हैं, हम इस नीचे वाले को रिमूव करते हैं, ठीक है, या इधर से रिमूव कर देते हैं। ये डायग्राम समझ आ गए ना, ये कैसे कैसे मैंने लिखी हैं, डायग्राम के सारा गेम है यहाँ पे। डायग्राम अगर समझ आ गई तो समझ सारा हो गया आपका। अच्छा जी अब हम ज़रा चलते हैं दूसरी जानिब, और इस वक्त हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है बेटा टेंशन। ओके इक्वेशंस फिर हमारे पास वही हैं, लेकिन अगर हमें टेंशन फाइंड करना है तो बेटा देखें हम टेंशन को यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोनों इक्वेशंस को देखें, दोनों इक्वेशंस को अगर हमें टेंशन की वैल्यू चाहिए तो हमें एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमें टेंशन चाहिए तो हमें एक्सेलरेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था तो हमने टेंशन को ख़त्म किया था। अब हम किस तरह से एक्सेलरेशन को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में तो एक्सेलरेशन कॉमन आ जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। लेकिन सोचें अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो m1 एक्सेलरेशन ऊपर आ जाए और नीचे आ जाए m2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से कैंसिल हो जाएगा, ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम t की वैल्यू इजीली फाइंड
कर सकते हैं। तो हम भी कुछ इसी तरह से करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय डिवीजन इक्वेशन 1 और 2। जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ m1a डिवाइडेड बाय m2a इज़ इक्वल टू m, वेरी गुड, m1g माइनस t ओवर t माइनस m2g। ओके, अब जैसा हमने पहले प्लान किया था एक्सेलरेशन को कैंसिल करना है तो हमने कर दिया। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची वो कुछ ये बची, हमारे पास बचा m1 ओवर m2 इज़ इक्वल टू m1g माइनस t डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, तो पहले हम ज़रा m1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मैंने m1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, मेरे पास m1 t आगे माइनस m1 भी तो आएगा ना, m1 m2 साथ में g, ठीक है, इज़ इक्वल टू, जब m2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 फिर m2 फिर g माइनस t क्यों आएगा, ये फिर नहीं आएगा, m इसको नहीं इससे करना, तो हमारे पास क्या आएगा m2t। अब हम ऐसा करते हैं कि जो t वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ ले आते हैं, जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू होगी ये मैं बराबर के साइन के इस तरफ ले आऊँगा। तो देखें ज़रा, m1t माइनस, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आगे m2t इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू यहीं पे रहने देना, m1 m2g, या भी माइनस वाली इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस m1 m2g। दोनों में से कॉमन लें, इधर वाली साइड पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, टेंशन कॉमन ले लिया तो क्या आया, m1 प्लस m2। इधर वाली साइड पर क्या कॉमन लेंगे, ग्रेविटी कॉमन ले लिया आपने, ग्रेविटी कॉमन ले लिया तो उसके नतीजे में क्या आएगा, m1 m2 प्लस m1 m2, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टेंशन की, तो हम वही करेंगे, हम टेंशन को इधर रहने देंगे, बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास है m1, उसके बाद m2 प्लस m1 m2, यही है। उसके बाद नीचे क्या आएगा, वेरी गुड, m1 प्लस m2, और डिवाइड के मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइनली दिस वन इज़ अ टेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर वर्टिकल इन पोजीशन। जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं ऑन द फ्रैक्शनलेस पुली के ऊपर, तो हमारे पास ये टेंशन निकलेगा और ये उसका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो अब मुझे बताएं डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई।